हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत अच्छे से आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव आप होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आपके इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। देखिए दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, किस शैलाश्रय से लाल रंग में शंख लिपि के चिन्ह मिले हैं? पेटशाल से, फड़कनौली से, लाखोडियार से या फिर कसार देवी से? तो देखिए दोस्तों, लाल रंग के शंख लिपि में चिन्ह मिले हैं आपके फड़कानौली शैलाश्रय से। ठीक है दोस्तों, फड़कानौली शैलाश्रय आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें 3 शैलाश्रय मिले हैं। एक में हमें लाल रंग की शंख लिपि के चिन्ह मिले हैं और एक में हमें पुष्प चित्र मिला है। ठीक है, एक में क्या मिला हमें? पुष्प चित्र, ध्यान रखेंगे। और फड़कानौली शैलाश्रय की खोज की थी 1985 में यशोधर मठपाल जी ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे फड़कानौली शैलाश्रय से। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पांडुवाला से प्राप्त मृद भांड हैं कुषाण कालीन, शक कालीन, यौधेय कालीन या फिर मौर्य कालीन? तो देखिए दोस्तों, पांडुवाला से जो मृद भांड हमें मिले हैं वे हैं कुषाण कालीन। ठीक है दोस्तों, कुषाण कालीन हमें यहाँ से मृद भांड मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कनक वंश काव्य रचना है बालकृष्ण भट्ट की, गोविंद प्रसाद नौटियाल की, शालिग्राम वैष्णव की या फिर हरिराम धस्माना की? तो देखिए दोस्तों, ये कनक वंश काव्य पुस्तक है आपकी बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गज तमी शब्द उत्कीर्ण मिला है, इसको मिला है लिखिएगा। गज तमी शब्द उत्कीर्ण मिला है लाखामंडल शिलालेख से, कालसी शिलालेख से, शिरौली शिलालेख से या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, गज तमी शब्द जो उत्कीर्ण मिला है हमें, यह मिला है हमें कालसी शिलालेख से। ठीक है, कालसी शिलालेख से हमें गज तमी शब्द उत्कीर्ण मिला है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठतम हाथी। ठीक है, और कालसी शिलालेख से हमें 5 यवन राजाओं के नाम भी मिले हैं, 5 यवन राजाओं के। और कालसी शिलालेख कहाँ है दोस्तों? हमारा देहरादून में। और किसका है ये? अशोक का, अशोक का। और इस शिलालेख में दोस्तों एक तो त्योहारों पर प्रतिबंध और गौ हत्या, सॉरी, ये पशुवध पर प्रतिबंध लिखा गया है, उसमें उसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, गजत में जो शब्द उत्कीर्ण है यह कालसी शिलालेख में उत्कीर्ण है। अब आप मुझे बताएंगे कि कालसी शिलालेख की खोज किसने की और कब की? ठीक है, कालसी शिलालेख की खोज किसने की और कब की? ठीक है, कमेंट में जरूर आंसर देंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं मुनि की रेती से, सुमाड़ी से, दोनों से या फिर हरिद्वार से? तो देखिए दोस्तों, प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्राएं जो मिली हैं हमें उत्तराखंड में, वह मिली हैं मुनि की रेती और सुमाड़ी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका दोनों, ऑप्शन नंबर 3, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से उत्तराखंड के किस राजवंश का लिखेंगे का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है? किस राजवंश का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है? कुड़िंद का, चंद का, कत्यूरी का या फिर परमार का? तो देखिए दोस्तों, पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमें मिलता है वर्णन कुड़िंद का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है और काफी डीप और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमें कुड़िंद वंश का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, खसों के समय उत्तराखंड में किस धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ? शैव का, वैष्णव का, मतलब शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, बौद्ध धर्म का या फिर जैन धर्म का? तो देखिए दोस्तों, खसों के समय उत्तराखंड में जो धर्म था जिसका प्रचार प्रसार अत्यधिक हुआ वह था हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म खसों के समय ही सर्वाधिक फला फूला उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है आपके केदारखंड, ऋग्वेद,
ऐत्रेय ब्राह्मण या फिर मानसखंड। तो देखिए दोस्तों, देवभूमि जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उत्तराखंड के लिए वह हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है हमें देवभूमि। देवभूमि, मनीषियों की तपोभूमि, मनीषियों की तपोभूमि या पुण्य भूमि। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखेंगे। देवभूमि शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है उत्तराखंड के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, केदारनाथ का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है सभा पर्व में, वन पर्व में, अरण्यक पर्व में या फिर भीष्म पर्व में। तो देखिए दोस्तों, केदारनाथ का प्राचीनतम उल्लेख जो हमें मिलता है यह मिलता है हमें महाभारत के वन पर्व में। ठीक है दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, केदार खंड में क्षीर धारा कहा गया है गंगा को, अलकनंदा को, मंदाकिनी को या फिर नंदाकिनी को। तो देखिए दोस्तों, केदार खंड में क्षीर गंगा कहा गया है मंदाकिनी नदी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्षीर गंगा कहा गया है मंदाकिनी नदी को। और आपको पता है केदार खंड में किसका वर्णन मिला है, गढ़वाल का। ठीक है, गढ़वाल का वर्णन मिला है। और मानस खंड में कुमाऊं का। ये तो बेसिक प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मजियाली सूर्य मंदिर स्थित है नौगांव में, पुरौला में, बड़कोट में या फिर डुंगरी में। तो देखिए दोस्तों, मजियाली सूर्य मंदिर है जो यह है आपका नौगांव में। ठीक है, नौगांव है आपका उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के नौगांव में स्थित है मजियाली सूर्य मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गन्ना विकास संस्थान है रुद्रपुर में, गदरपुर में, काशीपुर में या फिर बनबसा में। तो देखिए दोस्तों, गन्ना विकास संस्थान है आपका काशीपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान है हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, रुड़की में या फिर नैनीताल में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान है आपका रुद्रपुर में। ठीक है, रुद्रपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2002 में। 2002 में उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान स्थापित किया गया था रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, स्वामी विवेकानंद जी ने चंपावत में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी 1897 में, 1899 में, 1900 में या फिर 1901 में। तो देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने चंपावत में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी आपकी 1901 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सॉरी दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बुग्याल पाए जाते हैं वृहद हिमालय में, लघु हिमालय में, बाह्य हिमालय में या फिर पार हिमालय में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में बुग्याल जो पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं लघु हिमालय में, इसे ही हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय भी कहते हैं इसे हम। और मध्य हिमालय की पर्वतीय ढालों में ये बुग्याल पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ऑपरेशन ब्लू एंजल राहत अभियान चलाया गया था ओखीमठ भूस्खलन में, मालपा भूस्खलन में, कपकोट भूस्खलन में या फिर मुनस्यारी भूस्खलन में। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू एंजल राहत अभियान जो चलाया गया था यह चलाया गया था मालपा भूस्खलन में। ठीक है दोस्तों, मालपा भूस्खलन में कौन सा अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू एंजल। और मालपा भूस्खलन की घटना कब हुई थी, 18 अगस्त 1998 में। ठीक है, 1998 में। और इसी भीषण भूस्खलन में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना की मौत भी हुई थी और उनका नाम था प्रतिमा वेदी। प्रतिमा वेदी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। मालपा भूस्खलन में कौन सा राहत अभियान चलाया था, ऑपरेशन ब्लू एंजल। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हनुमान गंगा, बर्नीगाड़, भद्रीगाड़ सहायक नदियां हैं भागीरथी की, टोन्स की, यमुना की या फिर भिलंगना की।
तो देखिए दोस्तों, हनुमान गंगा, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, ये सभी जो सहायक नदियां हैं, ये हैं आपकी यमुना की सहायक नदियां। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पंचेश्वर में संगम होता है सरयू व पूर्वी धौली गंगा का, सरयू व पश्चिमी धौली गंगा का, सरयू व काली का, या फिर काली व लधिया का। तो देखिए दोस्तों, पंचेश्वर में हमारी जो नदियों का संगम होता है, ये होता है काली और सरयू। ठीक है दोस्तों, काली और सरयू नदी का हमारा पंचेश्वर में संगम होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस प्रश्न को भी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, आसन वेटलैंड रामसर सूची में शामिल हुआ 2005 में, 2010 में, 2015 में या फिर 2020 में। तो देखिए दोस्तों, आसन वेटलैंड आपका रामसर सूची में शामिल हुआ 2020 में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान रखेंगे इसको कि रामसर सूची में आसन वेटलैंड 2020 में शामिल हुआ था। ठीक है, यह भारत का मतलब हमारे देश का 38वां रामसर स्थल सूची में शामिल होने वाला 38वां प्लेस था। पर उत्तराखंड का ये पहला वेटलैंड है जो कि रामसर सूची में शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और जो आसन वेटलैंड है दोस्तों, यहाँ पे जो साइबेरियन पक्षी होते हैं जो वे प्रवास करते हैं यहाँ पे। साइबेरियन जो पक्षी होते हैं वे यहाँ पे प्रवास करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि आसन वेटलैंड कहाँ है। ठीक है, किस जनपद में है, ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, टिहरी बांध को योजना आयोग ने स्वीकृति दी 1960 में, 1978 में, 1972 में या फिर 1980 में। तो देखिए दोस्तों, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। टिहरी बांध को योजना आयोग ने स्वीकृति दी आपकी 1972 में। ठीक है दोस्तों, 1972 में टिहरी बांध को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जाती है और 1978 में इसका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, शिलान्यास इसका कर दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके आज के उत्तराखंड के 20 प्रश्न। और आपका उत्तराखंड में क्या स्कोर रहा उत्तराखंड के 20 क्वेश्चंस में से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हिंदी की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हिंदी का पहला प्रश्न है आपका, दीर्घ स्वरों की संख्या है 4, 5, 6 या फिर 7। तो देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7। ठीक है, दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो कि लघु स्वर या फिर मूल स्वरों के उच्चारण की तुलना में, मतलब इनको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है लघु स्वरों की तुलना में। ठीक है, जैसे हमारा है दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये हमारे दीर्घ स्वर हैं सभी। और जो हमारे लघु या फिर ह्रस्व स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे अ, ई, उ और री। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वरों के उच्चारण की अपेक्षा दीर्घ स्वरों में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक आगत स्वर भी है हमारा, ये है आपका ओ, हम इसे उच्चारण करते हैं ओ, जैसे कॉलेज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस स्वर का प्रयोग किया गया है, कॉलेज। ठीक है, ये हमारा मूल मतलब हमारे हिंदी में ये शुरू से नहीं था, ये एक आगत स्वर है। तो ध्यान रखेंगे, ये कैसा स्वर है, आगत स्वर है और इसे भी हमने दीर्घ स्वरों की श्रेणी में रखा है। ये भी हमारा एक प्रकार का दीर्घ स्वर है। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ यहाँ पे, ताकि अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे वहाँ पे छोड़ के ना आए, इस चीज़ को ध्यान रख के उसे सही करके आए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किन व्यंजनों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता? कंठ व्यंजनों को, तालव्य व्यंजनों को, मूर्धन्य व्यंजनों को या फिर ताड़नजात व्यंजनों को।
तो देखिए दोस्तों, स्वर रहित नहीं किया जा सकता वह व्यंजन है आपके ताड़न जात व्यंजन। ठीक है, अब देखिए स्वर रहित नहीं किया जा सकता, पहले तो इसको समझते हैं। जैसे हम कमल लिखते हैं, ठीक है, कमल, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हम इस प्रकार तोड़ेंगे ना, क में हलंत फिर अ, तो यहाँ पे हो गया ना स्वर रहित, हमने अ ऐसे साइड कर लिया इसका, तो इसमें हलंत आ गया, ये आधा माना जाएगा। तो इसी प्रकार कौन से व्यंजन को हम स्वर रहित नहीं कर सकते, तो वे हैं आपके ताड़नजात व्यंजन, जिन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और कल ही हमने पढ़ा था ताड़नजात उच्छिप्त व्यंजन व्यंजन कौन से हैं, ड़ और ढ। ठीक है, ठीक है, ये ताड़नजात व्यंजन है, इनको स्वर रहित नहीं किया जा सकता। बाकी जो जितने भी व्यंजन हैं हमारे, हम उन्हें स्वर रहित कर सकते हैं। किस प्रकार, ठीक इसी प्रकार कमल में जैसे हमने क पे हलंत आ गया, ये अ हमने, अब यहाँ पे हमने क को स्वर रहित कर दिया ना, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है शेखर जोशी को, सुमित्रा नंदन पंत को, मनोहर श्याम जोशी को, या फिर शैलेश मटियानी को। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है शैलेश मटियानी जी को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2006 में, 2007 में, 2008 में, या फिर 2009 में? तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी की स्थापना हुई आपकी 2009 में। ठीक है, 2009 में ये स्थापित हुआ, 9 सितंबर 2009 को, 9 सितंबर 2009 को। और देखिए दोस्तों, 4 अक्टूबर 2010 को क्या हुआ, 4 अक्टूबर 2010 को इसका नाम चेंज करके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के, मतलब इसके आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल नाम लगा दिया गया। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इस संस्थान के नाम के आगे इनका नाम लगा दिया गया। कब लगाया गया? 4 अक्टूबर 2010 को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, दूरदर्शन का पहला धारावाहिक हम लोग कब प्रसारित हुआ? 1980 में, 1982 में, 1984 में, या फिर 2000 में? तो देखिए दोस्तों, दूरदर्शन का पहला धारावाहिक था हम लोग। ठीक है, और यह प्रसारित हुआ आपका 1982 में। ठीक है दोस्तों, 1982 में। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि हम लोग किसके द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और माफ़ी चाहूँगी, कल आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए थे कि आवाज़ अच्छी नहीं आई है, आवाज़ क्लियर नहीं है, बहुत कम आवाज़ है। तो देखिए दोस्तों, कल थोड़ा-सा तबीयत भी डाउन थी मेरी, अभी भी थोड़ा-सा डाउन है। पर कल थोड़ा माइक में भी प्रॉब्लम हुई थी। होप आज ऐसा कोई दिक्कत ना हो आपको। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।